जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमार नमस्कार। पर्यावरण हा बहुत ही विस्तृत और विशाल शब्द आए। पर्यावरण में ही हमार स्वस्थ जीवन के बीज निहित है। वायु, जल और स्थल हा पर्यावरण के घटक आए। पर्यावरण के संबंध में विस्तार ले जानकारी बर आज हमन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन राज्य नीति आयोग के सदस्य और भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी डॉक्टर के सुब्रमण्यम जिला। सर नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार सर, सरल शब्द में कहन त पर्यावरण का होथे और पर्यावरण संरक्षण कानून के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता का बर पड़ी? ये हमारे आसपास जो भी है, यानी चाहे वायु है, जल है, जमीन है, जो भी हमारे और दूसरे जीव जंतु हैं, सभी को मिला के कह सकते हैं समावेशी शब्द है पर्यावरण। और जहां हम रहते हैं उसको हम अपना पर्यावास कहते हैं। जहां हम रहते हैं, जिस जल को हम पीते हैं, जिस वायु को हम लेते हैं और जिस भोजन को हम खाते हैं, जिस मिट्टी में हम रहते हैं, ये सारी चीज आपस में पर्यावरण का ही अंग बनती है। तो इसलिए पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सर, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता का बर पड़ी? दरअसल में देखिए, किसी चीज को अगर आप लोगों को बताते हैं कि यह हमारे लिए बहुत जरूरी है और इस पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखना जरूरी है, तो लोग समझते हैं, जागरूक हैं, शिक्षित हैं, लोग समझते हैं। लेकिन जब तक किसी अधिनियम के दायरे में इसको नहीं लाते हैं, जब तक उसको संहिताबद्ध नहीं करते, कोडिफाई नहीं करते किसी कानून को, तब तक उसकी जो गंभीरता है उससे लोग अवगत नहीं हो। तो इसीलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में आया। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊं कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। वो हुआ था 1972। उसमें पूरे विश्व समुदाय ने चिंता व्यक्त की थी कि हमारे पृथ्वी में ये जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, जिसमें कोयला है, लकड़ी है, क्रूड ऑयल है, ये सब बहुतायत से उपयोग हो रहा है। और ये सब जब जलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और चूंकि फॉसिल फ्यूल है तो उसमें सल्फर भी है, तो सल्फर के ऑक्साइड्स भी हैं और उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हैं। ये सारे के सारे जो गैसेस हैं ये हमारे पृथ्वी के ऊपर जाके एक आवरण बना लेते हैं, वायुमंडल में एक आवरण बना लेते हैं। अच्छा, चूंकि धरती गर्म होती है तो वाष्पन, यानी जो हमारे तालाब है, नदी है, इनमें से पानी भी वाष्पित होकर के ऊपर जाता है। वैसे ही हमारे जो खेत होते हैं उसमें लबालब हम खेत में ही धान की फसल लेते हैं, तो खेतों के जमीन से निकलने वाला मीथेन गैस भी जो है ये भी हमारे वायुमंडल में जाके एक परत जमा लेता है। ये जब परत जम जाती है तो जब सूरज की किरणें धरती पे पड़ती है और धरती गर्म होती है, और शाम के समय जब धरती ठंडी होती है, जब उसकी ऊष्मा वापस वायुमंडल में विकिरित हो जाती है। अब लेकिन वायुमंडल में विकिरित होने की संभावना कम इसलिए हो जाती है क्योंकि उस पर एक आवरण पड़ा हुआ है, वो ग्रीन हाउस गैसेस का, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें मीथेन है, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, वाटर वेपर है, यानी भाप है उसमें। तो ये ऊष्मा को विकिरित होने नहीं देती और ऊष्मा वहीं के वहीं फंस के रह जाती है। इसलिए हमारी धरती गर्म होती है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ही होती है। तो इसलिए कि अगर धरती गर्म होगी तो हमारा पर्यावरण पे इसका विपरीत असर पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, बहुत सारे हमारे जो हिमनद हैं, जिसको ग्लेशियर्स कहते हैं, वो तेजी से पिघलने लगती हैं, और जब ग्लेशियर्स पिघलती हैं तो नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, और जब नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, खूब पानी निकलती है, तो हमारे समुद्र तल बढ़ जाएगा। समुद्र तल बढ़ जाएगा तो बहुत सारे हमारे जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो डूबने की कगार में आ जाएंगे। फिर वहां से लोगों को मेनलैंड में आना पड़ेगा, मुख्य भूमि में आना पड़ेगा। तो उसको हम क्लाइमेट रेफ्यूजी बोलेंगे, यानी वो शरणार्थी हो गए, लेकिन वो शरणार्थी किसी विदेशी आक्रमण के कारण नहीं हुए, पर्यावरणीय कारणों से भूमि में आना पड़ा। तो ये बहुत सारे परिणाम निकल के आते हैं यदि आपने पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया और उसको किसी कानून के दायरे में नहीं लाया। तो सबसे पहला कानून जो हमारा बना था वो बना था 1974 में, जिसको हम वाटर एक्ट कहते हैं। जल में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण निवारण का कानून था 1974 में, और उसमें एक संस्था बनाई गई उसकी धारा 4 के अंतर्गत, जिसको हम कहते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी प्रदूषण निवारण मंडल। उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि राज्य में प्रदूषण के निवारण के वो सारे उपाय करेंगे और सारे उद्योगों को या सारे ऐसे संक्रियाओं को जिससे प्रदूषण का भार बढ़ता है उसको एक नियमों के दायरे में लाके रखें, यानी उसकी एक लिमिट फिक्स कर देंगे कि इससे ज्यादा आपका प्रदूषण का भार नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रक्रिया होगी, यदि कोयला जलेगा तो उस ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं, लेकिन साथ में धुआं भी निकलता है। तो धुएं की मात्रा कितनी निकलनी चाहिए, वो धुएं को रोकने के क्या उपाय होने चाहिए, ये तमाम बातों के लिए एक संस्था हमने बनाई। तो उसको हम कहते हैं
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। लेकिन 1981 में कहा गया कि जल में अकेला प्रदूषण होता है, ऐसा नहीं है, वायुमंडल में भी प्रदूषण होता है। तो वायु के लिए कानून बनाया गया, वो भी वायु के प्रदूषण निवारण के लिए कानून था, वो 1981 में आया, जिसमें कहा गया कि उद्योगों से जो धुआं निकल रहा है वो धुएं में जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, यानी जो महीन कण निकलते हैं धुएं के साथ, ये इतने बारीक होते हैं कि कई बार वो हमारे, आप देखिए दिसंबर जनवरी के समय में, ठंड के दिनों में अगर हम अपने घरों में चलते हैं और टेबल कुर्सी पे हाथ लगाते हैं तो उसमें कालिख हमारे उंगली पे आ जाती है। वो बेसिकली हमारे इंडस्ट्री से निकलने वाले धुओं के कारण या हमारे व्हीकुलर पोल्यूशन के कारण, जो हम वाहन चलाते हैं उसमें जो हम पेट्रोल या डीजल का उपयोग कर रहे हैं, उसके एग्जॉस्ट से जो धुआं निकल रहा है वो धुएं में भी छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स हैं, एक महीन कार्बन के कण हैं। और ये कण जो है इसकी नापा भी क्या है कि 10 माइक्रोन का है कि 2.5 माइक्रोन का है। 10 माइक्रोन का तो आपने सांस लिया तो फेफड़े में रुक जाएगा, लेकिन जो 2.5 माइक्रोन का वो फेफड़े के आगे निकल के हमारी रक्तवाहिनियों में आ जाएगा और वो कहीं जाके शरीर में जम जाता है, आपके लिवर में जम जाएगा, आपकी किडनी में जम जाएगा, सब जगह जम जाएगा। तो मानव स्वास्थ्य के लिए, और न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए बल्कि अन्य जीव जंतुओं के लिए भी वो नुकसानदायक है। तो इसलिए एक कानून लाया गया जिसको हमने वायु प्रदूषण को रोकने का कानून बोला, वो 1981 में आया। इसके बाद 1986 में उन्होंने कहा कि केवल जल और वायु इन्हीं का प्रदूषण नहीं, हर किस्म का जो प्रदूषण है उसे रोका जाना जरूरी। ध्वनि प्रदूषण है तो उसे भी रोका जाना जरूरी है। बहुत सारे बैटरी का हम उपयोग करते हैं, प्लास्टिक्स का हम उपयोग करते हैं, इस पे भी रोक लगनी चाहिए। तो इन सारी जो प्रदूषणकारी चीजें हैं उस पे नियंत्रण के लिए कानून लाया गया, जिसको हम पर्यावरण प्रदूषण निवारण अधिनियम 1986। तो आपके पास 3 कानून हो गए, 1974 का जल का कानून, 1981 का वायु का कानून, और इन सभी को समाहित करता हुआ एक तीसरा कानून जिसको हमने पर्यावरण प्रदूषण निवारण अधिनियम बोला, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बोला, वो 1986 का कानून। और जिससे आज हम कम से कम इस हालत में हैं कि हम जान पाते हैं कि कौन सा उद्योग प्रदूषणकारी उद्योग है, कौन से उद्योग कम प्रदूषणकारी उद्योग हैं, और कौन से ऐसे उद्योग है जिसमें कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उन उद्योगों को हम बढ़ावा दें जो कम से कम प्रदूषण करने वाली उद्योग, क्योंकि विकास के लिए उद्योगों का होना भी जरूरी है। अभी सर जो आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बताए हो, ये में व्यापक प्रावधान के रगे हो ही सबो प्रदूषण ला रोके के सर, वो कर संबंध में बताओ। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, प्रदूषण को केवल नियंत्रित किया जा सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी गतिविधि अगर आप करते हैं तो उसमें सह उत्पाद के रूप में प्रदूषण निकलता ही निकलता है। लेकिन वो प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचाए, कितनी मात्रा में निकले, उसे नियंत्रित करने की बात करते हैं। जैसे उद्योगों में चिमनी से धुआं निकल रहा है, हमने कहा उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ESP करके एक मशीन लगा दी जाए, जो कि उस धूल को आकर्षित कर लेगा और स्वच्छ जो धुआं है उसको निकलने देगा। वैसे बैक फिल्टर लगा दीजिए तो उसमें बहुत सारा धूल उसी में रुक जाएगा। तो ये सारी कोशिशें हो सकती है। जैसे पानी है, उद्योगों से निकलने वाला जो पानी है, निस्तारण का पानी, उसे उपचारित करके फिर जल स्रोतों पे छोड़ा जाए। अभी क्या होता है, ज्यादातर उद्योगों से जो पानी निकल रहा है वो सीधे नदी नालों में जा रहा है और नदियों को प्रदूषित कर रहा है। नदियों को प्रदूषित कर रहा है तो उसमें जो जल जीव हैं वो नुकसान हो रहा है, और हमारे लिए भी वो पीने के पानी का स्रोत वही है, वहीं से हम पंप करके लाते हैं, फिर उसका हम जल उपचारण करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हमारे घरों में नलों में आता है। लेकिन ये जो उद्योगों से निकलने वाला पानी है उसमें बहुत सारे प्रदूषणकारी तत्व होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, भारी तत्व होते हैं, जो कि हमारे शरीर में जाने के बाद निकलते नहीं है, वो वहीं जुड़ते जाते हैं। उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी, यानी उनका जहर जो है धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो कई किस्म की बीमारियां जो है वो उससे आती हैं। जैसे जल में हम कहते हैं 3 किस्म की अशुद्धियां होती हैं। एक कहलाता है फिजिकल इम्प्योरिटी, मटमैलापन और धूल उल रहती है वो फिजिकल, उसको तो आप छन्नी से साफ कर सकते हैं। दूसरा है केमिकल इम्प्योरिटी, इसको साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी उसके फिल्टर लगा के आप साफ कर सकते हैं। तीसरा सबसे खतरनाक होता है माइक्रोबियल, यानी जीवाणु से संबंधित। जीवाणु भी है, विषाणु भी है, कवक भी है, फंगस भी है, प्रोटोजोन भी है, कई किस्म के, क्योंकि सीवेज का पानी भी नदियों में जा रहा है, ये जो हमारे शहरों से जो गंदा पानी आ रहा है वो भी जल स्रोतों में जा रहा है, तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां, जल जनित रोग बहुत सारे होने की संभावना रहती है। तो इन सबको समाहित करते हुए ये जो कानून बना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे बैटरी है, बैटरी का उपयोग के बाद आप बहुत सारे हानिकारक तत्व हैं तो उसको वापस रिसाइकिल करना कैसे है। प्लास्टिक है, प्लास्टिक अगर चला जाए जमीनों में तो जमीन के नीचे वो अपघटित नहीं होता, उसके ऊपर बैक्टीरिया भी काम नहीं करता, और वो बारिश के पानी को नीचे जाने से रोकता भी है। तो ये सी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी तत्व ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बहुत नुकसान। आजकल माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करते हैं लोग,
कि हमारे जलों में माइक्रो प्लास्टिक, क्योंकि ये प्लास्टिक धीरे 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 घुलता रहता है और बहुत महीन प्लास्टिक के कण आ जाते हैं। वो अगर हमारे पानी में आ गया तो हमारे शरीर में रुक जाएगा वो। तो माइक्रो प्लास्टिक भी आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। तो इन सबको नियंत्रित करने के लिए, सब के ऊपर रेगुलेशन लगाने के लिए, विनियमन करने के लिए ये कानून लाया गया, जिसको हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहते हैं। सर, ये 1986 के जो कानून है सर, उनमें कुछ ऐसा तंत्र घलो बनाए के प्रावधान है का जो ये सब चीज ला देखे कि प्रदूषण ला नियंत्रण। बहुत सही सवाल आपने किया। इसके लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि वाटर एक्ट, जो जल का कानून था 1974 का, उसमें उन्होंने प्रदूषण निवारण मंडल की बात की। यही प्रदूषण निवारण मंडल 1981 के कानून में भी वही काम करेगा और ये जो 1986 का कानून है, इसके लिए भी वही प्रदूषण निवारण मंडल जिम्मेदार है। तो हर स्टेट में उन्होंने एक राज्य प्रदूषण निवारण मंडल, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया और भारत सरकार के लेवल पे एक सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल बनाया। तो ये जो संस्थाएं हैं, रेगुलेटरी बॉडी है, यानी विनियामक संस्थाएं हैं, जिनका काम है उद्योगों पे नजर रखना, जिनका काम है जल स्रोतों पर नजर रखना, जिनका काम है जमीन, मिट्टी, इसके ऊपर निगरानी रखना, और यदि कोई इससे उल्लंघन करता है इस कानून का तो उसके खिलाफ दंडिक कार्यवाही प्रस्तावित करना। सर, अभी आप बताते रहे हो कि प्लास्टिक के जो प्रदूषण है वो बहुत हानिकारक है जल स्रोत पर, भूमि पर, ऐसे करके। तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम घलो बने हैं सर, ओकर संबंध में बताओ। प्लास्टिक को अपघटित करना मुश्किल है। जो भी चीज हमारी ऑर्गेनिक होती है, जो भी कार्बनिक होती है, वो बैक्टीरिया उसको अपघटित करके उसके अवयव में तोड़ देता है। कोई भी चीज आप ले लीजिए, लेकिन प्लास्टिक ऐसा है जो अपघटित नहीं होता। अब जब प्लास्टिक अपघटित नहीं होता तो उसके लिए एक ही तरीका है कि वो प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए, उसका पुनर्चक्रण हो। लेकिन पुनर्चक्रण में भी दिक्कत है। यदि बहुत महीन प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक की थैलियां, अगर वो 50 माइक्रोन से छोटी हैं, यानी बहुत महीन है, तो उसका पुनर्चक्रण संभव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि 200 माइक्रोन, इसके ऊपर के माइक्रोन के प्लास्टिक का ही उपयोग करें, ताकि वो प्लास्टिक का उपयोग होने के बाद उसको वापस, अगर आपने कूड़ेदान में डाला, तो उसको फिर से निकाला जाए और उसको फिर से प्लास्टिक बनाया जाए, यानी उसका पुनर्चक्रण हो, रिसाइकलिंग हो। तो इसके लिए उसको प्रमोट करने के लिए कई रिसाइकलर्स को भी सरकार इंसेंटिव देती है, कई लाभ देती है कि आप इस काम को कीजिए। जैसे पुरानी जैसे आपकी बाल्टी है, पुरानी टूटी हुई चीजें हैं, ये सब रिसाइकिल हो सकती हैं। इन सबको फिर से प्लास्टिक में तब्दील किया जा सकता है। रीयूज करने के लिए रिसाइकिल करना जरूरी है, पुनर्चक्रण जरूरी है। उस आधार पर सर, बड़ सुघर जानकारी देवत हो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में आप मन। और हमार श्रोता मन सर, ये कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के संबंध में आप का संदेश देना चाहो? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता ही सबसे बड़ी शिक्षा है। यदि हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे और अपने आसपास अपने वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करेंगे, कोई भी ऐसी चीज जो प्रदूषणकारी है उसका उपयोग कम से कम करेंगे, तो ये संभव है। और जैसे हम कहते हैं कि साहब कचरा है, तो कचरे को हम सूखा कचरा, गीला कचरा, इसको अलग अलग करके रखें। घरों से शुरू करें, बच्चों को एक शिक्षा दें। बच्चों को स्कूल में भी उनके पाठ्यक्रम में इन सब चीजों को शामिल किया गया है, ताकि बच्चे जो कल के नागरिक हैं, यदि वो अभी से समझ जाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता भी ज्यादा रहेगी और उससे प्रदूषण को रोकने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो सभी नागरिकों से यही अपेक्षा और अपील करता हूं कि वो पर्यावरण के प्रति ज्यादा सचेत रहें, क्योंकि अगर स्वस्थ पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर के सुब्रमण्यम जी, आप मन हमर श्रोता मल्ला बड़ सुघर जानकारी देहाओ, हमन ला समय देहाओ, तेकर खातिर आपला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रुख राईला कोनो झन काटौ रे, सुख बरे संगी दुख झन बाँटौ रे। रुख राईला कोनो झन काटौ रे, सुख बरे संगी दुख झन बाँटौ रे। सुख बरे संगी दुख झन बाँटौ रे। जे दिन कुआले पानी आता जाई, तरिया नरवा के पानी